क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्ट चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। देखिए 22 अगस्त का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और जो हमारा याली पीडीएफ है सुबह 6 बजे जो करंट अफेयर आता है और उससे ही संबंधित हमारे 10 बजे जो है एमसीक्यूज आते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ेंगे तो 8 बजे आपको जो है मेंस आंसर राइटिंग का एक क्वेश्चन भी मिलता है। आपस में आप लोग जो है इसको इवेल्युएट कर सकते हो। पेड ग्रुप वालों का मैं खुद करता हूँ इवेल्युएट। ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, इन सब की पीडीएफ भी। ठीक, तो टेलीग्राम चैनल लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उसका लिंक, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा एक नंबर है 9650347272। इस पर आप कॉल करके यूपीएससी और यूपीपीसीएस से संबंधित अगर आप लोगों को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आई बटन यहाँ पर आ रहा होगा राइट टॉप कॉर्नर पे, तो उसमें ये आप लोग पता चले किस प्रकार से हमारा पेड ग्रुप चलता है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या चीज़ें हैं वो सारी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो नंबर आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा है। ठीक, आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए जो पहला टॉपिक है वो ये है कि ओशियन सेलिंग एक्सपीडिशन एक हो रहा है। ठीक, समुद्री नौवहन अभियान, ये आईएनएस तारिणी करके है। ये यहाँ से जो है इंडिया के गोवा से निकला है। ठीक, गोवा से। और ये मॉरिशस जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, वहाँ पे इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये वहाँ तक जाने वाला है आपका फिर अगले 20-21 दिन में। ठीक, बीच में काफ़ी मौसम, क्योंकि मानसून सीजन चल रहा है, आपको मालूम है कि अगर आप ऐसे देखो तो दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर से ऐसे आती है मॉरिशस के पास में ही से ही ये ऐसे जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास से साउथ वेस्ट ओशियन जो मानसून विंड्स हैं, साउथ वेस्ट मानसूनल विंड्स, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वेदर काफ़ी ख़राब रहता है, तो उस समय सेल करना और मुश्किल होता है। ठीक, तो फिर भी ये लोग जा रहे हैं अभी, और ये एक एक्सपेडिशन है। ठीक, आईएनएस तारिणी। आईएनएस तारिणी आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, जब सारी 6 महिलाओं ने मिलकर जो है पूरे जो है अर्थ का चक्कर लगाया था, ये वही वाला है। इस वाले ग्रुप में भी जो कमांडर ये आपके संजय पांडा जी हैं, ये कमांडिंग ऑफिसर है जो आईएनएस मांडोवी को इन्होंने अपने यहाँ अभी फ्लैग ऑफ किया है। ठीक, तो ये कमांडर जो है ये तो आईएनएस मांडोवी के हैं, लेकिन जा रहा है एनएसवी तारिणी। ठीक, 6 लोग हैं, उसमें 3 तो महिलाएं इसमें भी हैं, जो सब लोग जो है जा रहे हैं। 4500 किलोमीटर का लंबा ये सफ़र है। अगर नॉटिकल माइल्स में देखें तो 2500 नॉटिकल माइल्स है। नॉटिकल माइल अगर आप एक देखो तो एक नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.619 शायद जो है किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। और काफ़ी जो है ख़राब वेदर होने वाला है, फिर भी जा रहे हैं। खैर, तो यहाँ पे इंडियन नेवी के पास में 6 ओशियन में घूमने वाली जो है इंडियन नेवल सेलिंग वेसल्स हैं। कौन कौन सी? महादेई, तारिणी, बुलबुल, हरियल, कडल्पर और नीलकंठ। ये सब किस पर? ये बुलबुल, हरियल, ठीक, ग्रीन पिजन भी बोलते हैं इसको, कडल्पर, ये नीलकंठ, ये ज़्यादातर बर्ड्स के नाम पर है। ठीक, अगला टॉपिक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। ये ऋण देती है, इसमें जो है आपके एशिया के बाहर के भी कुछ कंट्रीज़ होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एशियन डेवलपमेंट बैंक नाम है तो सिर्फ एशियन की कंट्रीज़ ही रहेंगी। इंडिया भी मेंबर है। और अभी महाराष्ट्र ने, ठीक, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने 4000 करोड़ रुपए का लोन लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। इसका उपयोग 12 डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बनाने में किया जाएगा। इन 12 डिस्ट्रिक्ट में एक भी जो है आपका मेडिकल कॉलेज नहीं है। ठीक, जलगांव, सतारा, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, परभनी, अमरावती, रत्नागिरी, गढ़चिरौली, भंडारा और अंबरनाथ। तो यहाँ पे जो है मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला फिलीपींस में जो है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, और ये 19 दिसंबर 1966 को बनाया गया था। रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। ठीक, अगला जो टॉपिक है, अभी देखो हिमाचल प्रदेश में आप लोग ने पढ़ा होगा कि हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड आ गया, आपका क्लाउड बस, बादल फट गया, काफ़ी ज़्यादा जो है बारिश हो गई। तो खैर वो तो अभी हम उसका एक अलग से टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वीमेन पुलिस हो रहा था शिमला में। ठीक, और 21 अगस्त को ये हुआ है। और उससे शिमला के आसपास भी काफ़ी पानी बरसा है, काफ़ी लैंडस्लाइड, भूस्खलन भी हुआ है, फ्लैश फ्लड्स आए हैं। फिलहाल यहाँ पे ये 10वां कॉन्फ्रेंस था, सम्मेलन था विमेन पुलिस से संबंधित, शिमला में हुआ है ये, हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना, हो सकता है पूछ ले कहाँ पे हुआ है।
ठीक, 2 दिवसीय था ये और 200 वीमेन पुलिस ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ आए हुए थे। मिनिस्ट्री ऑफ गृह मंत्रालय और ब्यूरो BPRD, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ में हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ में सहयोग से ये कॉन्फ्रेंस सम्मेलन जो है आयोजित किया गया है। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो वीमेन हैं उनके अंदर अंदर जो है लीडरशिप की पोटेंशियल को जगाया जाए, ठीक, और ताकि वो बेहतर तरीके से प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को जो है फेस कर पाए और उसको ख़त्म भी करें, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखो। हिमाचल प्रदेश में एक चीज़ यहाँ पर एक फैक्ट दे रखा है कि पुलिस फोर्स में, हिमाचल प्रदेश की पुलिस फोर्स में सिर्फ 13% ही वीमेंस हैं और बाकी वहाँ पे कोटा जो है वो 25% तक का इंक्रीज़ कर दिया गया है। 25% होनी चाहिए महिलाएं, ठीक। अगला टॉपिक है मिथिला ये मखाना, ठीक है। मखाना जो है आपका काफ़ी पौष्टिक होता है। इसको GI टैग मिल गया है बिहार से के मिथिला रीजन में जो है। तो ये बिहार का अगर मैप है तो ऐसे करके आप देखोगे तो ये मिथिला रीजन कहलाता है, ठीक। तो उस रीजन में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो मखना हो गया, ठीक, दूसरा पान होता है और तीसरा मच्छी यानी कि फ़िश होती है, ठीक। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल्चरल आइडेंटिटी भी है ये मखाना जो है। 3 लोग के साथ को अगर जोड़ के देखो तो मखाने को अभी GI टैग मिल गया। GI टैग जो है 10 साल के लिए दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति और, ठीक है, या फिर कंपनी सिमिलर मिथिला मखाना बोल के नहीं बेच पाएगा अनटिल अनलेस वो अगर रॉयल्टी देता तो बात अलग है, ठीक, नहीं तो नहीं बेच पाएगा। जैसे मेरठ की कैंची है तो उसको GI टैग मिला हुआ है मेरठ से, तो कोई झारखंड में बैठ के ही नहीं बोल सकता कि ये मेरठ वाली कैंची है बेच रहा हो, उस नाम से नहीं बेच सकता, ठीक है। तो ये चीज़ है, लॉ के अंतर्गत इसको किया जाता है। मिथिला मखाना ना बोल के नहीं बेच पाएगा कोई भी। और ये मिथिला रीजन बिहार और नेपाल में ये जुड़ता है, मतलब रहता है। 10 साल तक का दिया गया, फिर उसके बाद रिन्यू करा लो, नवीनीकृत करा लो। जो मखाना होता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। जो एक कोजागाड़ा फेस्टिवल है, ठीक, आपका मैथिल ब्राह्मण्स सेलिब्रेट करते हैं। जो भी न्यूली मैरिड कपल होते हैं ना, नए नए जो लोग शादी करते हैं, जोड़े होते हैं, नवविवाहित जोड़े, तो उनका एक फेस्टिवल होता है जो सेलिब्रेट किया जाता है मैथिल ब्राह्मण्स के द्वारा। फेस्टिवल का नाम है कोजागाड़ा, ठीक। और मखाना देखो पौष्टिक भी बहुत होता है, प्रोटीन है, फाइबर है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं, ठीक, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फॉस्फोरस। बढ़िया है, खाया करो। ज़्यादातर लोग व्रत में खाते हैं, वैसे भी खाया करो, ठीक है। तो अगला टॉपिक है तालिबान। अब देखो क्या होता है कि UN ने कई सारे प्रतिबंध लगा रखे थे तालिबानियों के ऊपर, ठीक, कि ये ट्रेवल नहीं कर सकते, इनके कई सारे अकाउंट्स, फंड्स को सीज कर रखा था। लेकिन अब अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान ने जो है कब्जा कर लिया है, फिर से वापस आ गया USA के जाने के बाद। और UNSC जो है उसमें आपको पता है 5 जो है परमानेंट मेंबर हैं, उसमें से 2 मेंबर ऐसे हैं, चाइना और रशिया। बाकी 3 कौन से हैं? USA, UK और फ्रांस, ठीक। तो ये लोग कह रहे हैं कि जो तालिबान लोग हैं, जो उनको छूट मत दो ट्रैवल करने की, ठीक, उनको छूट नहीं मिलनी चाहिए, उनको जो है रिड्यूस करो उनकी लिस्ट, ठीक, छूट ना दी जाए। लेकिन चाइना और रशिया कह रहा है भैया एक्सटेंशन करो। ज़्यादातर जो लोग हैं तालिबान के जिनको प्रतिबंध कर रखा था पहले हमने, ठीक, जैसे 2011 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन था, उसके अंतर्गत 1267 आपने शायद सुना भी होगा, ठीक। तो उसके अंतर्गत 135 तालिबान ऑफिशियल्स को सैंक्शन, प्रतिबंध लगा रखा था। तो अभी कुछ लोग का जो है सैंक्शन फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया था, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर, कि वो वीमेन के राइट्स को जो है दबा रहे थे, तो उनको फिर से जो है छूट उनकी ख़त्म कर दी गई थी। चाइना रशिया कह रहे हैं कि छूट दो, एक्सटेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो तालिबानी हैं उनके फंड्स को जो है अब सीज वीज हटाओ, उनको ट्रैवल करने का भी जो है इजाज़त दे दो। लेकिन बाकी लोग मना कर रहे हैं। तो यही सब तनातनी चल रही है। अभी 13 जो तालिबान के ऑफिशियल्स हैं, ठीक, इस तरीके के, तो ये जो है इनका जो ट्रैवल बैन था उसको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। फ्लैश फ्लड्स यानी कि एक साथ ही इतनी बारिश हो जाए कि भैया बाढ़ आ जाए, इसको फ्लैश फ्लड बोलते हैं आसान भाषा में। हिमाचल प्रदेश में अभी काफ़ी ज़्यादा आया है। शिमला के ही मैं कह रहा था कि ऊपर जो है ना ये महिलाओं का सम्मेलन हो रहा था, पुलिस जो महिलाएं हैं वाला सम्मेलन राष्ट्रीय लेवल पर जो हो रहा था, तो वो शिमला में ही हो रहा था। तो उसके आसपास ही काफ़ी ज़्यादा एकदम बारिश हुई और बिल्कुल बाढ़ आ गई। 22 लोग तो मैंने देखा था, जब आखिरी टाइम जब मैंने देखा 22 लोग की डेथ हो गई थी और 6-7 लोग जो है ऑलरेडी मिसिंग हैं। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। तो मेन चीज़ यहाँ पर देखिए ऐसा है
कि ये जो कंक्रीटाइजेशन हो रहा है ना, ये होता है पेड़ काट के। और पेड़ क्या करता है कि उसकी जड़ें होती हैं, तो जब पानी बरसता है तो ये सोख लेता है, तो रुका रहता है। लेकिन जब ये पेड़ कट जाते हैं तो जो ज़मीन है ना, वो पानी सोख नहीं पाती और ये पानी जो है बहने लगता है तेज़ी से। स्लोप तो है ही भैया, पहाड़ी रीजन है, तो जब ये बहने लगता है तो अपने साथ कई सारी चीज़ें और ले लेता है। तो वो इतना ग्रेविटी के साथ में इतना ज़्यादा फोर्स हो जाता है कि भैया सब कुछ तहस नहस तबाही मचा देता है। ठीक वैसे ही कुछ अभी यहाँ पर हो रहा है। बाकी फ्लैश फ्लड होने के और भी कई सारे कारण हैं, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, वो भी सारी चीज़ें हैं, तो ये वाली बात है। ठीक, तो अभी यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई है। फ्लैश फ्लड का देखो मेन रीज़न तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, वो तो है ही है, और पानी भर जाए। ठीक है, और इसमें यूएस के तो ये कहते हैं कि भैया अगर 6 घंटे से कम समय में अगर फ्लडिंग हो जाती है तो उसको फ्लैश फ्लड बोलते हैं हम। बाढ़ आ रही है, लेकिन फ्लैश फ्लड तब बोलेंगे जब 6 घंटे से कम। ये यूएस के मौसम विभाग की जो है डेफिनीशन है। अब देखो फ्लैश फ्लड एक और तरीके से भी आ सकता है। एक तो बारिश हो गई कम समय में, दूसरा ये है कि मान लीजिए कहीं डैम बना हुआ है, वहाँ से पानी छोड़ दिया जाए एकदम, तो उससे भी फ्लैश फ्लड आ सकता है। ठीक, तो नेचुरल रीज़न भी है, एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मानवीय रीज़न भी है। ठीक, अगला टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर संबंधित कला में मंडल। मंडल देख लो, ये छोटी मोटी जगह नहीं है, कोई कैनवास नहीं है। देख लो पेड़ कितने बड़े हुए, ये 1.5 जो फुटबॉल का ग्राउंड होता है ना, उतने बराबर ये फील्ड है, इतनी बड़ी। ठीक, मंडल जो है एक संस्कृत शब्द है, ध्यान रखना, जिसका मतलब होता है संस्कृत में सर्किल और सेंटर। ठीक, संस्कृत शब्द है मंडल, और जियोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें होते हैं, आपके ज्यामिति विन्यास होता है, जिसमें ज़्यादातर सर्कुलर शेप बनाए जाते हैं। देख रहे हो, अगर आप वैसे देखो तो ये सर्कुलर ही तो है ये। ठीक है, और इसमें और भी तरीके के जो है शेप हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सर्कुलर होते हैं, और ये पैटर्न जो है आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, बुद्धिज़्म में हालांकि बिलीव किया जाता है कि बुद्धिज़्म में इसकी जड़ें हैं। 1ली सेंचुरी बीसी में इंडिया में चालू किया गया था, और बुद्धिस्ट मिशनरी में जो धीरे धीरे इंडिया में पहले उपजा ये, फिर धीरे धीरे जब सिल्क रूट के थ्रू बुद्धिस्ट जो है फैलाव हुआ, जहाँ जहाँ भी जाते थे तो वहाँ पे ये आर्ट भी मंडल वाली लेके जाते थे। ठीक, 6th सेंचुरी के आते आते, 1ली सेंचुरी में ये काम हो गया बुद्धिस्ट वाला, फिर 6th सेंचुरी के आते आते ये मंडल जो है चाइना, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, तिब्बत, हर जगह फैल गया। हिंदुज़्म में अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में मंडल की इमेज पहली बार अपेयर होती है 1500 से 500 BCE, बिफोर कॉमन एरा में दिखता है। ठीक, अभी ये आर्ट कहाँ दिखी, कंटेक्स्ट क्या है, अभी ये न्यूज़ आने का, लिवरपूल कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में, तो वहाँ पे ये मंडल आर्ट देखने को मिली है। कौन थे आर्टिस्ट जिन्होंने बनाया, जेम्स ब्रंट। ठीक, इसमें ये जो दिख रहा ना हरा और ये जो सफ़ेद सफ़ेद, ये पत्तियां हैं और पत्थर से बनाया है डिज़ाइन, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बहुत खूबसूरत। अगला टॉपिक है डबल डेकर बस। मैंने आप लोगों को बताया भी था, स्विच नाम से एक जो है ये कंपनी है अशोक लेलैंड की। ठीक है, उसने जो है ये अभी नितिन गडकरी जी से उसने बनाई है स्विच ने, और नितिन गडकरी जी से मुंबई में लॉन्च कराई थी। अब इसमें थोड़ा सा इतिहास दे रखा है, ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस है, ये आपको पता है। 18 अगस्त को लॉन्च कर दी गई है। और हालांकि हमारे यहाँ डबल डेकर बस की बात अगर करें तो ये पहले जो है आपका 1922 में आई थी कोलकाता में, क्योंकि उस समय कोलकाता जो है इंडिया का जो है सबसे संपन्न, या फिर सबसे ज़्यादा जो है पॉलिटिकली हर चीज़ मामले में सबसे ज़्यादा जो है कोलकाता ही आगे रहता था। वो तो दिल्ली बाद में फिर से बना दी गई ना कैपिटल। ठीक, देखो सबसे पहले जो जब तोमर राजवंश था तो उसने दिल्ली को जो है सबसे पहले उसकी जियोपॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस है उसको पहचाना था और कैपिटल बनाया था। फिर उसके बाद जो है कई सालों तक दिल्ली सल्तनत रहा, सारी चीज़ें रहीं। फिर धीरे धीरे फिर खिसक के ब्रिटिशर्स के टाइम पे कोलकाता हो गया था। ठीक, मेन सेंटर ऑफ एक्टिविटी, प्रशासनिक वो सारी चीज़ें थी। फिर से पलट के जो है फिर आपका दिल्ली हो गया था। ठीक है, 1911 वगैरह के बाद में। ठीक, तो ये आपको पता ही होगा। तो फिर भी कोलकाता में 1922 में चालू हुआ वेलफोर्ड और कंपनी ने, एंड कंपनी ने इसको चालू किया था कलकत्ता ट्रैमवे कंपनी के साथ में। ठीक है, और फिर अहमदाबाद, वडोदरा में चलती रही लाल रंग की, अभी मुंबई में लॉन्च हुई। इससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिक है, स्विच कंपनी अशोक लेलैंड की। अगला टॉपिक है रोहिंग्या रिफ्यूजीज़। अब देखो ये रिफ्यूजीज़ हैं जो कि म्यांमार में से भगाए हुए हैं। ठीक, वहाँ से अपनी जान बचा के भागे हैं। रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ वहाँ पे म्यांमार में रखाइन स्टेट है, रखाइन स्टेट, ठीक, म्यांमार का। तो वहाँ से बेचारे जो म्यांमार की जो मिलिट्री है उन्होंने इनको
कोई नागरिक वाले कोई जो है नहीं राइट्स दिए, बल्कि उनका प्रोसिक्यूशन कर रहे थे, उनको मार रहे थे जान से, रेप वेप हो रहा, तो बेचारे जो है अपनी जान बचा के भाग रहे थे। ये एक्चुअली में मुस्लिम्स होते हैं और म्यांमार वाले बोलते हैं कि तुम बांग्लादेशी हो, जहाँ से निकलो, ठीक वहीं जाओ। तो ये बेचारे बांग्लादेश वाले भी इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये कई बार तो इनको बोट पीपल से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है, अलग से क्वेश्चन बन सकता है। बोट पीपल क्यों? क्योंकि ये जो आपका बे ऑफ बंगाल वाली जो खाड़ी है, उसी में बेचारे बोट पे ही कोई इसको उतर नहीं देता, हर जगह से भगा दिए जाते हैं, तो बोट पे बेचारे रह जाते हैं ये। तो बोट पीपल बोला था। अब इंडिया में कई सारे लोग हैं, ठीक 40,000 सरकार का आंकड़ा है कि रोहिंग्या पीपल हैं। अब उसमें कई लोग इलीगल हैं, कई लोग ज़्यादातर तो इलीगल ही हैं। अब यहाँ पे सिस्टम ये हुआ कि 2 मिनिस्ट्री आपस में भिड़ गई, एक है हाउसिंग मिनिस्ट्री और दूसरी है होम मिनिस्ट्री। ठीक, हाउसिंग और होम में फ़र्क है। होम मिनिस्ट्री जो है आपका इंटरनल सिक्योरिटी इन सब पे ध्यान देता है, गृह मंत्रालय। हाउसिंग मिनिस्ट्री ये जो आवास देना, ये सब की बात है, होम से कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो हाउसिंग मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने कहा कि हम रोहिंग्या को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए बने हुए फ्लैटों में जो है पनाह दे देंगे, शिफ्ट कर देंगे, जहाँ पे उनको बेसिक एम्यूनिटीज़ और पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि ऐसा है भैया, इस तरीके की कोई भी एडवाइजरी हमने जारी नहीं करी है। तो दोनों मिनिस्ट्री आपस में भिड़ गई, लड़ गई, एक कुछ बोल रहा है, एक कुछ कर रहा है। हरदीप सिंह पुरी हाउसिंग वाले मिनिस्ट्री ने ये कहा कि भारत UN रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 का जो है रेस्पेक्ट करता है और हम सभी रेसेस, रिलीजन, क्रीड का रेस्पेक्ट करते हैं। अमित शाह के अंतर्गत जो गृह मंत्रालय है, उन्होंने कहा कि हमने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा है कि EWS फ्लैट हम रोहिंग्या इलीगल फॉरेनर्स को देंगे। अगर ग्राउंड पे देखें लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि भारत एक तो जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 वाला, उसको उसने सिग्नेचर नहीं किया है। साथ ही साथ जो 1967 इसी कन्वेंशन के अंतर्गत जो प्रोटोकॉल है, जब कन्वेंशन ही नहीं साइन किया तो प्रोटोकॉल क्या साइन करेगा। तो हमने रिफ्यूजीज़ को शरण तो दी है, जैसे तिब्बत वाले लोगों को दिया है, ठीक है, आपका बांग्लादेशी कई सारे लोग को दिया था, हमने हमेशा एक्सेप्ट किया। तो तमिल्स जो हैं उनको दिया, जो वहाँ श्रीलंका से भाग के आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें ये कन्वेंशन ज्वाइन करने की जरूरत है, हमने नहीं किया वो, फिर भी हमने कई शरण दिए, ठीक, वो एक अपना हमारा सॉफ्ट नेचर है उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पर हम रोहिंग्या को भी करें फिर उनको इलीगल जो काम करें, नहीं, कोई जरूरी नहीं है वो अभी ऐसा कहा गया है गृह मंत्रालय द्वारा। अच्छा, लॉ क्या कहता है, भारत में ऐसे कौन से लॉ हैं जो इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं कि क्या उसमें रहेगा। तो फॉरेनर्स एक्ट 1946, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 और सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये सारे वो एक्ट हैं जो कोई ऐसे फॉरेनर्स हैं जो कि जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ठीक, और इंडिया में आ जाते हैं, रहते हैं, तो इनको इन लॉज के अंतर्गत जो है क्या करना है वो ये लॉ बताते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है फीफा। आप देखो 15 अगस्त को क्या हुआ, इस पर ज़्यादा न्यूज़ आई नहीं, हालांकि मैंने उस दिन ये पढ़ लिया था, ये आ गया था, मतलब मैंने इसको पढ़ा था। लेकिन चूंकि अब आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो बहुत ज़्यादा मीडिया में भी नहीं चला। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फीफा तो इंटरनेशनल बॉडी जो फुटबॉल कराता है, इसको मैंने पढ़ाया भी है, फुटसॉल कराता है और बीच फुटबॉल भी कराता है, ठीक, जो बीच पे खेला जाता है। तो ये तो इंटरनेशनल बॉडी हो गई फुटबॉल से संबंधित। इसी की हर देश में जो है एक नेशनल बॉडी भी है, इंडिया में भी है, जिसका नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अब इसका इलेक्शन होना था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का, और इलेक्शन में जो है आपका नया संविधान ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का और कई सारे जो है ऑफिस बेयरर्स को का निर्वाचन होना था। लेकिन अभी क्या हुआ, फीफा ने इनडेफिनेटली AIFF को कर दिया है रद्द, ठीक है ना, उनको रद्द कर दिया है। कहा है वो, उसका कारण ये कहा है कि तीसरी कोई ताकत है जो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रही है नए संविधान और इलेक्ट करने में ऑफिस बेयरर्स को, इसलिए हम इनडेफिनेटली रद्द करते हैं AIFF को, ऐसा फीफा ने बोला है, गवर्निंग बॉडी ने बोला है, ठीक। तो ये जो है मेन कारण है यहाँ पर। फीफा के बारे में जान लेते हैं। 1904 में चालू हुआ था, कई सारे इंटरनेशनल कंपटीशन बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड में होते, तो उनकी देख रेख करने के लिए और उनको अच्छे से कराने के लिए नेशनल एसोसिएशन को, तो वो इंटरनेशनल कंपटीशन कराने के लिए फीफा बनाया गया था। फीफा की फुल फॉर्म भी अगर आप देखो तो फ्रेंच लैंग्वेज में आती है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 211 नेशनल एसोसिएशंस
इसके मेंबर हैं। रशिया को सस्पेंड कर दिया गया 2022 में ड्यू टू द यूक्रेन रशियन वॉर। और जैसे कि हर कंट्री तो है ही है, लेकिन हर कंट्री से ऊपर जो है रीजन्स होते हैं। ठीक, रीजन्स जो है 6 हैं दुनिया में। कौन कौन से? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन, ओशियानिया और साउथ अमेरिका। ठीक, चलिए आज का जो है सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। और देखिए हमारे जो 2023 के पेड ग्रुप हैं, डेली मेंस आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, इवैल्यूएशन का पेड ग्रुप है, कंप्लीट करंट अफेयर मॉड्यूल प्लस डाउट डिस्कशन का पेड ग्रुप है, और डाउट डिस्कशन का सिर्फ का भी पेड ग्रुप है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं। कई लोग जो है अब मुझे मैसेज करते हैं, ग्रुप में आते हैं और पूछते हैं कि भैया मैं समझ रहा हूँ कौन करा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जितना तुम करोगे उतना ज़्यादा जो है मैं तो पीछे हटने वाला हूँ नहीं। ठीक है, तुम जितना ज़्यादा करोगे उससे उतना ज़्यादा मुझे प्रोत्साहन मिलता है। एक्चुअली चैलेंज ही मुझे और मजबूत बनाता है। जब कोई चैलेंज करता है ना, तब मुझे बहुत ही मज़ा आने लगता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक, तो अभी क्या कर रहे हैं ये लोग? आएंगे पेड ग्रुप में। अभी हो सकता है कि कुछ मुझे कड़े और जो है कदम लेने पड़े। ये पूछेंगे कि सर बताइए पेड ग्रुप क्या है। ठीक, ज़बरदस्ती आके पब्लिकली कुछ चीज़ें जो है डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। फिर पेड ग्रुप बताइए क्या है, कितनी फ़ीस है, क्या नहीं है, फिर बताएंगे, फिर जो है मैसेज डिलीट कर देंगे, फिर कहेंगे सर पैसा नहीं है, बहुत परेशान हो गया हूँ, ये है वो है। तो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। कोई अपना नाम गौरव बताएगा, कोई सौरभ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। ठीक है, तो ये सारे काम वो कर रहे हैं, करने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस मैं आप लोग से ये आग्रह करूँगा कि आप लोग सतर्क रहना। ठीक, कि मेरा सिर्फ एक ही नंबर है 9650347272। ठीक, और एक ही अकाउंट है जिसमें मेरी फ़ोटो लगी हुई है और उसके सामने स्टार का साइन बना होगा। ठीक, स्टार का साइन सिर्फ वही है। उससे अगर आप लोगों को मैसेज आता है, बात होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई भी और से आता है, उल्टी सीधी बातें करता है, तो वो मेरा अकाउंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई लोग जो है इस तरीके के काम करेंगे, कर रहे हैं, मुझे तो रोज़ ही परेशान कर रहे हैं। कभी हैकिंग का अटेम्प्ट करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इवन मैं और ज़्यादा इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए और ज़्यादा उनके दिमाग ठीक करूंगा। ठीक, देखिए 9650347272 हमारा अकेला नंबर है। 2023 वाला जो हमारा पेड ग्रुप है यूपीएससी यूपीपीसीएस का, उसको जो है आप लोग 5,000 रुपये इनिशियल पेमेंट देकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, बाकी पेमेंट डिटेल्स ही सामने आपके दे रखिए। आज का जो मोटिवेशनल कोट है बहुत ही उम्दा है, क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा है। ये कहता है कि रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती हैं, जो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ। ठीक, समझो, अगर आप जिंदा हो ना तभी तो आगे बढ़ोगे, तो लोग चिढ़ेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे। रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती हैं, मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। समझ में बात आई है? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, जो सपोर्टर्स हैं हमारे। ठीक, या फिर हमारे टीम के मेंबर्स हैं, जो हेटर्स हैं, अगर वो काम कर रहे हैं हमको रोकने की, तो जो हमारे साथ में, कम से कम आप लोग तो साथ दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट किया करो ताकि हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, एक मैसेज जाना जरूरी है लोगों के बीच में कि हम लोग रुकने वाले नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम 10 बजे MCQ वाला वीडियो जरूर देखिएगा। जय हिंद।